हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। पिछले दो लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। एक था हमारा जो वेव इक्वेशन, उसके बाद हमारा आया हीट इक्वेशन, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लैपलास इक्वेशन। सो तो जो आपका लैपलास इक्वेशन है, वी आर गोइंग टू कवर दैट इन दिस लेक्चर। ये आपका नेट का एडवांस पोर्शन है जो हम कवर कर रहे हैं, एंड थ्रू दिस लेक्चर्स आपको बहुत इजी वे में आई गेस वो चीज़ें मिल जाएंगी जो अदरवाइज बुक्स के अंदर बहुत लेंदी हैं, या उसको पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन और टाइम लगाना पड़ेगा अगर आप सेल्फ स्टडी करें। बट इन दिस केस आपको वो बहुत इजीली मिल सकता है। और यस, ये कंटेंट जो है वो काफ़ी कम अवेलेबल है, वो बहुत ज़्यादा भी अवेलेबल नहीं है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है उसमें लैपलास इक्वेशन, इसका सोल्यूशन हम आज देखेंगे। तो बेसिकली इन जो क्वेश्चंस में है वो उनमें जो डेरिवेशन है दैट इन इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन, कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। सो उसको डिराइव करना या उसका सोल्यूशन करना, सो दोनों एक ही बात रहते हैं। उसमें सिर्फ बेसिक फंक्शन अगर कहीं पर चेंज हो जाता है किसी क्वेश्चन में, वो एक नया क्वेश्चन बन जाता है। तो बाकी सारा प्रोसेस सेम है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर जो हमने पिछले दो लेक्चर्स किए हैं उसमें हमने देखा है कि आपके पास आप जो भी आपका सोल्यूशन है उसमें आप स्पेस पार्ट, टाइम पार्ट, इनको आप अलग अलग करके आप सॉल्व करते हो, ठीक है। लेकिन जो ये हमारे पास लैपलास इक्वेशन है, इसमें हमारे पास ये क्या है, ये स्पेस पार्ट के ऊपर हमारे पास बेस्ड है। लेट्स डू दिस। तो इसके बारे में फिर हम और स्टडी करेंगे और चीज़ इसमें समझेंगे। तो लैपलास इक्वेशन पिछले लेक्चर में सो ये जो हमारा टारगेट है आज का वो है लैपलास इक्वेशन एंड उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये हम करेंगे। तो लैपलास इक्वेशन हमने ईएमटी में लैपलास इक्वेशन पढ़ी है, एंड यू विल ऑल्सो सी कि जब हम कोई भी वेव गाइड का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वेव गाइड क्या होती है। वेव गाइड एक हिसाब से एक स्टडी स्टेट बनी हुई है, एक पोटेंशियल की, एक मेटेलिक ब्लॉक के अंदर या एक मेटेलिक पाइप के अंदर। अब वो कई तरह की शेप की हो सकती है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट शेप आपके पास वहां पर एक स्ट्रक्चर बनता है, तो उसको आप स्टडी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप वेव गाइड बनाते हो। तो वहां पर जो आप पोटेंशियल सॉल्व करते हो वो क्या है, वो बेसिकली हम इस लैपलास इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज दैट इक्वेशन? अब इसके लिए आपके पास मेन कंडीशन क्या है कि जो भी आपका पोटेंशियल है, अगर उसका मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेता हूं तो दैट इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास लैपलास इक्वेशन होती है। अब जब हम ईएमटी में पढ़ रहे हैं हम इसको स्पेसिफिकली पोटेंशियल कहते हैं, बट जब हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स तब हम इसको पोटेंशियल नहीं, हम इसे सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ऐसा बोल सकते हैं। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि दिस इज जस्ट सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एंड इट्स सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। मतलब सेकंड डेरिवेटिव इसको उस तरीके से कहना बहुत क्रूड वे होगा, बट ये जो डेल स्क्वायर है जिसका मीनिंग आपका बनेगा कि x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, आपको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया, फिर y के रिस्पेक्ट में 2 टाइम डिफरेंशिएट किया, और फिर z के रिस्पेक्ट में 2 टाइम डिफरेंशिएट किया, और ये सब ठीक है। तो ये हमने पोटेंशियल पे लगाया एंड वी गेट अ जीरो। नाउ गाइस, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, अब इसको हमें सॉल्व करना है, हमें देखना है कि इसका आंसर क्या आएगा। नाउ इसमें क्या है कि हम जैसे पहले करते आए थे हमें बिल्कुल उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसमें भी हमने क्या किया था कि एक फंक्शन को, जो हमारा सॉल्यूशन है, उसको हमने 3 पार्ट में, मतलब 2 पार्ट में बांट दिया था, एक स्पेस का और एक टाइम का पार्ट। इसमें क्योंकि तीनों स्पेस के पार्ट हैं तो तीनों स्पेस के पार्ट को हम फ्रेगमेंट करेंगे। सो वी कंसीडर
कि तीनों पार्ट जो स्पेस के हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। सो व्हेन दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है, एक्स में जो हो रहा है उसको वाई से कोई लेना देना नहीं है, वाई का है उसको एक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो उनका मतलब आपस में क्रॉस रिलेशन इस तरह के नहीं एग्जिस्ट करते। तो वो क्या है कि एक आपके पास टर्म है एक्स जो कि एक्स का फंक्शन है, पोटेंशियल इन वाई जो कि वाई का फंक्शन है, एंड पोटेंशियल इन जेड जो कि जेड का फंक्शन है। तो जब हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, अब इसमें हम पहली बात ये देख रहे हैं कि इसमें कोई भी टाइम की टर्म नहीं है। टाइम की टर्म नहीं है, इट मींस दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। दूसरी चीज हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें कोई सोर्स नहीं है, ठीक है, सोर्स नहीं है। तो मतलब इस इक्वेशन के बारे में हम ये इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं कि इसके अंदर, ठीक है, सोर्स नहीं है आपका। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि ये टाइम इंडिपेंडेंट है, तो इसमें कोई टाइम के वेरिएशन को हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो जो पोटेंशियल आपको एक जगह पे दिया हुआ है, भैया इसके रिस्पेक्ट में देख लो आगे पोटेंशियल क्या होगा। तो इसके बीच में कहीं भी चार्ज नहीं पड़े, चार्ज कहीं हमारे पिक्चर से बाहर है, सोर्स हमारी पिक्चर से बाहर है। इस सोर्स की वजह से जो यहां पोटेंशियल होगा उससे मैं एनालिसिस करूंगा कि अगर मैं ये इक्वेशन अप्लाई करूं तो मुझे इससे आगे पोटेंशियल क्या मिलेगा। अब ये चार्ज में मूव नहीं कर रहा है, तो आपके पास ये पोटेंशियल क्या है, एक स्टेडी स्टेट बनाएगा, मतलब टाइम के साथ कोई वेरिएशन नहीं, बिल्कुल स्टैटिक सा भी ऐसा ही बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो नो सोर्स और टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये दोनों चीजें आपके पास हैं। नाउ अगर मैं पोटेंशियल की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा। अब इसमें मेरे पास क्या है कि तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव उसी फंक्शन का होगा जो x का फंक्शन है, और जो फंक्शन ऑफ y एंड z हैं वो बाहर आ जाएंगे। सिमिलरली यहां पर x और z आ जाएंगे, ये हो जाएगा, प्लस इसमें है आपके पास x और y बाहर आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज कैपिटल Z, हाँ, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो जो प्रोसेस हमने पहले किया था बिल्कुल वही प्रोसेस। नाउ डिवाइडिंग बाय एक्स वाई जेड बोथ साइड्स, तो उधर तो 0 है, उधर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बट इधर क्या होगा आपके पास। सो हेयर यू विल गेट, अगर मैं इसको एक्स वाई जेड से डिवाइड करता हूं तो वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, 1/x बचेगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1/x डेल स्क्वायर एक्स वाई डेल एक्स स्क्वायर। तो यहां बस ये थोड़ा ध्यान देना कि मैं स्मॉल एक्स किसको लिख रहा हूं, कैपिटल एक्स किसको लिख रहा हूं। तो कैपिटल एक्स क्या है, कैपिटल एक्स इज पोटेंशियल, कैपिटल एक्स इज पोटेंशियल, फंक्शन ऑफ पोटेंशियल जो कि x में वेरिएशन बता रहा है, x के अंदर चेंज के हिसाब से कैसे वेरी कर रहा है पोटेंशियल ये बता रहा है। कैपिटल Y क्या है, इसी तरीके से कैपिटल Z क्या है, इसी तरीके से दीज आर पोटेंशियल्स, ठीक है। तो और ये जो x है स्मॉल x, ये वेरिएबल है कि x जो आपका स्पेस की डायमेंशन है x, उसमें क्या वेरिएशन है उसके रिस्पेक्ट में, सॉरी, ठीक है। तो ये कैपिटल X इज जो x में, ठीक है, आपका पोटेंशियल है वो, और स्मॉल x इज दैट जस्ट दैट वेरिएबल, दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कि उसके रिस्पेक्ट में ये चेंज कैसे होगा, प्लस 1/y सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y। अब मैं ठीक है 2 को थोड़ा सा ऊपर लिखूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। नाउ अब मैं ये इसको डेल को जो कि पार्शियल डेरिवेटिव है, क्योंकि आपके पास फंक्शन जो है ये y का ये बचा है, ये सिर्फ किसका फंक्शन है, ये ओनली y का फंक्शन है, ठीक है। तो अगर ये ओनली y का फंक्शन है तो इसको पार्शियल को मैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में मैं लिख सकता हूं,
ठीक है, बट पार्शियल डेरिवेटिव इज अ वाइडर रेंज, वाइडर क्वांटिटी, और उसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इज अ स्पेशल केस। जब उसी जो फंक्शन है उसी के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करो तो वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है। तो इसलिए मैं इसको डी के टर्म में लिख सकता हूं, तो वो भी आप स्विच कर सकते हो, लेकिन अगर हमने ब्रॉडर कैटेगरी भी लिखी हुई है तो उसमें दिक्कत कुछ नहीं है। ठीक है, इट विल वर्क द सेम वे। तीसरी चीज 1/z इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इस तरीके से फंक्शन बन गया विच इज टोटली अ फंक्शन ऑफ x, टोटली अ फंक्शन ऑफ y एंड टोटली अ फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। नाउ अगर मैं इस कंडीशन को फर्दर एक्सटेंड करूं, तो फंक्शन ऑफ x, y एंड z, तो इस कंडीशन को अगर मैं फर्दर एक्सटेंड करूं तो क्या है, इसको इसको और इसको मैं इंडिविजुअल 3 कॉन्स्टेंट्स का नाम दे सकता हूं। तो लेट्स डू दिस। तो सबसे पहले जो मेरे पास है पहली चीज है, उसको मैं लिखता हूं कि दिस इज 1/x डेल स्क्वायर x बाई डेल x स्क्वायर इज इक्वल टू c1। नेक्स्ट 1/y c2, so c2 and this is equal to c3। तो c1, c2, c3 ये 3 कॉन्स्टेंट्स हमारे पास आए। एंड जो पिछली इक्वेशन हमारे पास है, इसको अगर मैंने c1 माना एक कांस्टेंट, इसको c2 और इसको c3, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि फर्स्ट थिंग c1 प्लस c2 प्लस c3 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं 0 कंसीडर कर रहा हूं, मतलब ये जो रिलेशन है ये हमारा बाय डिफॉल्ट इसमें बन जाएगा। नाउ अब कुछ हमें क्लेवरली सिलेक्शन करने पड़ेंगे, और वो सिलेक्शन किस तरीके से हैं कि जैसे मैं मानता हूं यहां पर कि चलो जो C1 है वो क्या है, -C2 और -C3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नाउ जो C2 है उसको मैं -k² कंसीडर करता हूं और C3 को मैं -L² कंसीडर करता हूं। सो इन दिस वे C1 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा k² प्लस L²। तो ये आपके पास C1 की वैल्यू आ जाएगी। तो ओवरऑल हमारे पास एक रिलेशन है तीनों कॉन्स्टेंट्स के बीच में। 3 हमारे पास क्वांटिटीज हैं जो हमें फाइंड आउट करनी है, उसमें एक रिलेशन हमारे पास गिवन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को कंसीडर करना पड़ेगा और उन 2 के रिस्पेक्ट में C1 एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब भाई इसको यही क्यों कंसीडर किया, ठीक है, सो दैट डिपेंड्स अपॉन कि हमने पिक्चर किस तरीके की ली है। हमने इस तरीके की पिक्चर ली है कि जो आपके पास, ठीक है, कंसिडर्ड, इसको हम ले लेते हैं x, ये है y, सॉरी इसको हम ले लेते हैं, एक सेकेंड, इसको ले लेते हैं x, ये है y एंड ये है z। फाइन, तो ये x, y एंड z। अब इसमें वो देखो, वैसे तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन में अगर चीजें वेरी हो जाएं तो ये भी वेरी हो जाएंगी, लेकिन जो जनरल चीज है वो हम बात कर रहे हैं। अब क्या है कि हम कंसीडर करते हैं कि जी मान लो, अब हालांकि वो बाउंड्री कंडीशंस अभी बाद में आएंगी, लेकिन हम एट x इक्वल टू 0, ये इस तरीके की आपके पास एक स्ट्रक्चर है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, और यहां से आप x की डायरेक्शन में बढ़ रहे हो और ये हम देखेंगे
तो इसको अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास लाइक दिस, और इसको थोड़ा सा अगर मैं इरेज कर दूं, ओहो, हम्म तो ये इस तरीके से आपके पास आ गया। तो ये क्या है कि आपका x इक्वल टू 0 से आप x की डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। तो x की डायरेक्शन में अगर आप 0 टू इन्फिनिटी जाओगे, उस केस में इसका वेव टाइप सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर वेव टाइप सॉल्यूशन नहीं होगा, तो जब भी वेव टाइप सॉल्यूशन होता है तब हम इस तरीके की वैल्यू लेते हैं। ये हमने देखा है हीट इक्वेशन में भी और वेव इक्वेशन में भी। तो जब वेव टाइप सॉल्यूशन होता है तब हम इस तरह की क्वांटिटी लेते हैं। तो C1 जो x का फंक्शन है, दैट्स वाई उसको हम नेगेटिव में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव k1 स्क्वायर, नेगेटिव एल के स्क्वायर और नेगेटिव एल स्क्वायर नहीं ले रहे हैं। अगर अब हम देखें कि y के अंदर या z के अंदर, तो इसके अंदर वेव टाइप सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो वो देखो, वो वैसे कुछ वो प्रीवियस नॉलेज के ऊपर भी आपके डिपेंड करता है, या जब आप फिजिकल पिक्चर को एक जो ये क्या कहते हैं, आपके पास जो वेव गाइड से रिलेटेड फिजिकल पिक्चर है, पोटेंशियल से रिलेटेड जो फिजिक्स है, उसको जब आप समझोगे, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई कांस्टेंट क्यों है, जब आप उनको कलेक्टिवली समझोगे तब आपको वो वैसे क्लियर होता है कि ये यही वैल्यू हम क्यों लेते हैं। क्योंकि इसी वैल्यू के लिए या इसी के लिए नेगेटिव ऑफ अ पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके के नंबर के लिए, ठीक है, एक नेगेटिव नंबर अगर लिया जाए तभी आपका वेव टाइप का सोल्यूशन आता है, अदरवाइज वो वेव टाइप का सोल्यूशन नहीं आता है। तो हमें y और z में वेव टाइप ऑफ सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, वो उस तरीके का होना चाहिए, और x में वो वेव टाइप नहीं होगा तो भी चलेगा। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ये आपका यहां पर इस तरह की इक्वेशन बन जाती है। नाउ फर्दर लेट्स जस्ट सॉल्व दिस। तो आपके पास पहली जो इक्वेशन बनी वो आपके पास क्या है, 1/x डी स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर, सॉरी, डी एक्स स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर विच इज C1। नाउ इसको जब सॉल्व करें अगर हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको x को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ये आपके पास आ जाएगा। जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन हम बनाएं तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन के ऊपर पहले जाते हैं, लेकिन पहले हम इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर मैं क्रिएट करूं तो वो आता है m स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आता है। नाउ m की वैल्यू क्या होगी, ये उधर जाएगा प्लस में, स्क्वायर रूट प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, x इक्वल टू, अब यहां पर हम ले लेते हैं a, ठीक है, e रेज टू द पावर आपके पास आ गया प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू एक्स प्लस बी ई रेज टू द पावर माइनस, अब दूसरा सॉल्यूशन लेंगे, के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू एक्स। तो ये आपके पास x पार्ट का सॉल्यूशन आ गया, जो आपके पास x का पार्ट है, ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेकंड। तो दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन आपके पास क्या बनता है, दूसरा पार्ट आपके पास क्या है, 1/y डी स्क्वायर वाई बाय डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये जो y है इसको हमने माइनस के स्क्वायर लिया है, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, इसको अगर आप इस तरह से सेट करके लिखोगे
प्लस के स्क्वायर वाई नॉट स्मॉल वाई कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m क्या आएगा, प्लस माइनस आयोटा के। और जब कंजुगेट पेयर्स में आयोटा में आपके पास रूट्स आते हैं तो आपका सॉल्यूशन क्या होता है, y क्या होगा, आपने दो कांस्टेंट a और b यूज कर लिए, या c और d हम बनाएंगे, c कोस के y, ठीक है, और प्लस d साइन के y, ये आपके पास बनेगा। नाउ अगर मैं बात करूं थर्ड की, तो थर्ड इक्वेशन कैसी है, बिल्कुल इसी की तरह, ये आपके पास आएगा 1/z, तो इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये z कैपिटल है, ये स्मॉल है, इज इक्वल टू माइनस एल स्क्वायर, और इसका जो आंसर आएगा बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करके, ठीक है, ई एफ, ये आपके पास z का आंसर आएगा। सो गाइज हमने क्या किया, हमने जस्ट x की वैल्यू सॉल्व की, y की वैल्यू सॉल्व की और z की वैल्यू सॉल्व की। अलोंग विद दैट हमें एक चीज, तो हमारे पास बेसिकली पहले ये टोटल सॉल्यूशन क्या बन गया, हम ये लिख लेते हैं भी क्या होगा। तो हमारे पास जो टोटल सॉल्यूशन है पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू x इंटू वाई इंटू जेड। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास, x वैल्यू है आपके पास e रेज टू द a इंटू ई रेज टू द पावर के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू एक्स, ठीक है, प्लस b ई रेज टू द पावर माइनस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू एक्स, ठीक है। तो ये हो गया x, y की वैल्यू क्या होगी, ये होगी आपके पास c, ये होगी आपके पास c कोस के y प्लस d साइन के y, और e कोस एल जेड साइन एल जेड, लाइक दिस। ये आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू होगी, ये x फैक्टर, ये y फैक्टर, ये z फैक्टर। अब सबसे पहली बात ये होती है कि देखो पोटेंशियल जो है वो हम कंसिडर करते हैं कि इन्फिनिटी पे होना चाहिए 0। तो एक बेसिक चीज मैं क्या कह रहा हूं कि कोई भी जो है वो पोटेंशियल, ठीक है, क्योंकि अब इसमें क्या है, आपके पास y की बाउंड्री लिमिटेड है, z की बाउंड्री लिमिटेड है, लेकिन x की बाउंड्री लिमिटेड नहीं है, वो इन्फिनिटी तक आगे तक जा रही है। आप इसको आगे कंसीडर कर सकते हो कि ये, ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से मेंशन करता हूं कि ये जो है, ठीक है, तो ये अभी आगे जा रहा है इन्फिनिटी तक। सो अगर आप इन्फिनिटी पे चले जाओ तो वापस लौट के मत आना, जस्ट किडिंग। तो अगर इन्फिनिटी पे आप चले जाओ तो पोटेंशियल आपका टेंड टू 0 एज x टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर इन्फिनिटी पे चले जाओ तो वहां देखोगे आपके पोटेंशियल 0 है। सो अब लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि एक टर्म है, ये वाली टर्म, अगर x टेंड टू इन्फिनिटी जा रहा है तो ये टर्म आपको इन्फिनिटी दे रही है, जो कि भाई सही बात नहीं है। सो दैट्स वाई हमारे पास यहाँ क्या होना चाहिए कि ये जो a कोफिशिएंट है ये 0 होना चाहिए,
तभी ऐसा हो सकता है कि पोटेंशियल इन्फिनिटी ना जाए। ठीक है, जब तो मैंने क्या बताया कि x टेंड टू इन्फिनिटी पे पोटेंशियल आपका जीरो होना चाहिए, बट दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन दिस कोफिशिएंट ए इज जीरो। अगर ये जीरो होगा तभी ये इस टर्म को कंट्रोल रखेगा, अदरवाइज ये जो टर्म है आपकी जिसमें e रेज़ पावर x है ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ठीक है, टू कीप दिस वैलिड a मस्ट बी जीरो। तो a जो है वो आपका जीरो होना चाहिए, तो ये हो गया जीरो। अब क्या बच गई, सिर्फ ये टर्म बची, ये और ये टर्म बच गई, तो ये आपका सॉल्यूशन बनेगा। अब क्या है, ये भी एक कांस्टेंट है, ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगा c और d के साथ या e और f के साथ, तो वो क्या होंगे, कांस्टेंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट। लेकिन मैं उनका कोई नाम चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, वैसे तो ठीक है, हम कर सकते हैं कि b जब इससे मल्टीप्लाई होगा सो दिस विल बी समथिंग c डैश, समथिंग d डैश, समथिंग e डैश, समथिंग f डैश होना चाहिए। ठीक है, बट हम मानते हैं कि वो कांस्टेंट अभी c ही है। ठीक है, जस्ट ताकि राइटिंग में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़े, अदरवाइज यस वो कांस्टेंट नया होगा। ठीक है, तो अभी हम उनको सिर्फ सी डी ई और एफ मानेंगे, और इस बी को हमने मान लिया कि वो अंदर मल्टीप्लाई हो गया, खत्म। नाउ दिस इज नॉट इन यूज। ठीक है, तो आपके पास फाइनली v क्या बन गया, v आपके पास आ गया जी e रेज टू द पावर माइनस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू एक्स and c cos ky plus d sin ky c d e cos lz f sin lz। ठीक है, तो ये आपके पास पोटेंशियल आ जाता है। तो ये क्या है, ये एक जनरल आपने सॉल्यूशन बना दिया। अभी आपको कुछ भी गिवन नहीं है कि एक्स्ट्रा इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या नहीं है। नाउ लेट्स ऐड दोज थिंग्स, और जैसे ही हम उनको ऐड करेंगे फिर हमारा सॉल्यूशन एक स्पेसिफिक शेप लेगा अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक कंडीशन। नाउ अब हम आते हैं कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो क्या है। ये एक हमने जनरल इसका सॉल्यूशन बना लिया। अब इसके अंदर अब हम क्या कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन देख रहे हैं। अब उस क्वेश्चन में क्या है कि यही है कि लैप्लास इक्वेशन एक पोटेंशियल v जो है वो आपका सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ अब आपके पास इसमें कुछ बाउंड्री कंडीशंस गिवन है। ठीक है, देयर आर सम बाउंड्री कंडीशंस। तो ये बाउंड्री कंडीशंस क्या है, लेट मी टेल यू। तो ये बाउंड्री कंडीशंस हैं जैसे ये बाउंड्री कंडीशंस हैं आपके पास कि जो आपका पोटेंशियल है ना वो y जब जीरो हो, या ये आपका पोटेंशियल y जब a हो, दोनों पे ये आपके पास वैल्यू देता है जीरो। ठीक, दूसरी चीज ये आपका पोटेंशियल z जब जीरो हो और z जब कोई वैल्यू b हो तो उस कंडीशन में भी आपको वैल्यू देता है जीरो। तो ये आपके पास बाउंड्री कंडीशंस हैं एंड जो v है वो आपके पास है सम फंक्शन ऑफ v नॉट, y एंड z का कोई फंक्शन है, और इसको हमने क्या माना है, कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्या है, अ कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन मतलब ए कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो नाउ ये जो हमने कांस्टेंट माना है, सो ये किस पे है, एट x इक्वल टू जीरो। तो जब हम पोटेंशियल देख रहे हैं
x इक्वल टू इन्फिनिटी पे आगे क्या होगा वो तो हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन x इक्वल टू 0 पे क्या है, x इक्वल टू 0 पे हमने कांस्टेंट पोटेंशियल दिया है, अब वो आगे चलेगा। तो अभी हम देखते हैं इसको पिछली पिक्चर से मैच करके देखते हैं कि ये क्या बन रहा है। लेट्स लुक एट इट। तो ये हमने अभी दिस इज x y एंड z, ठीक है। y और z में इतना वाइड नहीं भी जाते तो चलता, लेकिन अब इसको थोड़ा सा हम ब्रॉड करके चलते हैं। ये है 0, ये है a, ये है 0, ये है b, और ये बनेगा a, b। नाउ ठीक है, हम्म लाइक दिस, और ये आगे तक जा रहा है। नाउ देखो, अब आप अपने आप समझ सकते हो कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है, इस लाइन को भी मैं ड्रॉ कर दूं, हाँ, ये कह रहा है कि ये प्लेन क्या है, ये है x इक्वल टू 0, यहां पर कुछ पोटेंशियल दे दिया v नॉट, कांस्टेंट पोटेंशियल। ये पोटेंशियल कैसा है, ये यहाँ 0 पे और a पे, इन दोनों पॉइंट पे, दोनों बाउंड्री पे जैसे वेव गाइड होता है, तो मान लो ये मेटल की वॉल्स है। अब इनके ऊपर इस पे और इस पे 0 है, नीचे z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू b दोनों पे 0 है। तो अब क्या सोल्यूशन इस टाइप का बनेगा जब ऐसी कंडीशंस आपकी गिवन हो। और ये उसकी पिक्चर है, जो हमने पीछे पिक्चर बनाई उसी को हमने सिर्फ उसके अंदर और इंफॉर्मेशन हमने पुट कर दी है। नाउ अब ये भाई बस इसमें क्या करो, ये जो x पार्ट है, y पार्ट है, z पार्ट है, इसके अंदर ये पुट करो। तो अब इसको तो मैं लिख रहा हूं कि भाई दिस इज समथिंग x डैश, ये पार्ट है, इसको मैं लिख रहा हूं y और इसको मैं लिख रहा हूं z। सो हम ये कंडीशन फर्स्ट पुट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि जब y 0 हो तो आपका v 0 होगा। तो अभी ये क्या है, ये सिर्फ y से रिलेशन है, इसका z से कोई रिलेशन नहीं है। तो पहली कंडीशन जब मैं लगाऊंगा, ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन है, और ये फोर्थ कंडीशन है, और ये फिफ्थ है जिसके बेस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट कंडीशन मुझे क्या बता रही है, फर्स्ट कंडीशन मुझे बताती है y की वैल्यू 0 पुट करो, ठीक है, तो आपके पास पोटेंशियल 0 आ जाएगा। तो x डैश और z एज इट इज, इसमें अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस 0 इक्वल टू 1 होगा, साइन 0 0 हो जाएगा, तो d खत्म हो जाएगा, सिर्फ c रहेगा, ये इंटू c इज इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल जो है, ठीक है, c ये कांस्टेंट है। अब देखो ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये दोनों 0 थोड़ा हो सकते हैं, तो ये दोनों अगर 0 होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि भैया या तो x का पोर्शन खत्म या z का पोर्शन खत्म, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। तो इससे हमने पता चला कि c इक्वल टू 0 है, पहली चीज। सो c इज इक्वल टू 0, इसका मतलब भैया ये पोर्शन खत्म, ये पोर्शन रहेगा सिर्फ, ठीक है, d साइन के वाई, इतना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थिंग, तो दूसरी कंडीशन लगाते हैं। अगेन x डैश और z एज इट इज, कंडीशन लगेगी कि जब वो वैल्यू a है तो ये आपके पास आएगा d साइन, जो आपके पास k और इसकी y की वैल्यू है a। सो दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां आपके पास क्या कंडीशन है, वही चीज, ये दोनों 0 नहीं हो सकते, d 0 हो सकता है या साइन के a 0 हो सकता है। अगर d 0 हो गया
तो बचेगा क्या, सी तो ऑलरेडी ज़ीरो है, डी भी ज़ीरो हो गया तो वाई पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि साइन के ए को इक्वल टू ज़ीरो रखना पड़ेगा, जो कहता है कि साइन होना चाहिए एन पाई के इक्वल। एंड इन दिस वे आप देखोगे कि जो ये है के की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू एन पाई बाय ए, ये आपके पास के की वैल्यू आ जाती। सो अब आपके पास सॉल्यूशन अब क्या बन गया, अब आपके पास सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, जो पोटेंशियल है आपके पास दैट इज इक्वल टू जो नया x मॉडिफाई हुआ था x डैश, y की टर्म क्या है भी d साइन k की वैल्यू है आपके पास n पाई बाय a, ठीक है, इंटू वाई, सॉरी y, ये है आपके पास नया जो आपके पास है ये बना है। एंड इसके साथ जो z है वो अभी एज इट इज है, वो अभी हमने बाकी दो कंडीशन तीसरी और चौथी लगाई नहीं है। तो गाइज ये देखो, ये अब कांस्टेंट बाकी दो कांस्टेंट से जाके मल्टीप्लाई होगा तो वो वहां उसी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो हमें इसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ फिर आपके पास अब हम अप्लाई करते हैं कंडीशन 3 एंड 4। तो 3 और 4 में क्या नया है, देखो जो ये आपका y पोर्शन था, जैसा ये आपका y पोर्शन है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आपका z पोर्शन है, और जैसी आपकी y की कंडीशंस हैं, ठीक है, y की जैसी कंडीशंस है कि 0 और a के ऊपर ये 0 है, वैसी z की कंडीशन है 0 और b के ऊपर ये 0 है, तो सेम काइंड ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। और कैसा सोल्यूशन आ जाएगा, वो आपका सोल्यूशन बन जाएगा v इज इक्वल टू जो x डैश मॉडिफाई वाला x है इनटू साइन, अब ये कांस्टेंट अंदर जाके मल्टीप्लाई हो चुका है, अब उसमें भी पहली कंडीशन पुट करेंगे कोस वाला पोर्शन 0 आ जाएगा, फिर दूसरी कंडीशन पुट करेंगे तो इस तरह की l की वैल्यू आ जाएगी, तो साइन n पाई y बाय a, और नेक्स्ट आएगा साइन n पाई z बाय b, ये आपके पास पोटेंशियल बनेगा, ठीक है। सॉरी इसमें जैसे इसमें हमने लिया था n पाई, इसमें हम लेंगे m पाई, कि अब जरूरी थोड़ा इसका और इसका इंटीजर सेम होगा, दोनों के इंटीजर अलग हो सकते हैं। तो ये आपके पास है m पाई, तो ये दोनों इंटीजर्स आपके अलग हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये डिपेंड कर रहा है n और m के ऊपर बेस्ड एक सॉल्यूशन है पोटेंशियल का। अब देखो फिर वही चीज, सारी चीजें हम वही पुरानी ही रिपीट कर रहे हैं, क्या कि अगर ये एक सॉल्यूशन है तो सम ऑफ सॉल्यूशंस विल आल्सो बी अ सॉल्यूशन। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन आपका क्या बनेगा, तो जो फाइनल सॉल्यूशन है दैट इज समेशन n और m के ऊपर अगर आप ये समेशन करोगे तो सम ऑफ सॉल्यूशंस इज आल्सो सॉल्यूशन, तो हम सम ऑफ सॉल्यूशन करेंगे। अब इसमें क्या है, एक चीज हमने और यहाँ मिस कर दी कि जब ये d अंदर मल्टीप्लाई हो गया था e और f में, ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे फाइनली साइन के साथ जो आपके पास f है वो तो बच जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर ये भी आएगा, ये कांस्टेंट f, ये आपके पास यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है, जो कि कांस्टेंट एक यहाँ पर होगा। अब ये भी क्योंकि कुछ कांस्टेंट यहाँ पर आया था, वो भी अंदर मल्टीप्लाई हुआ, कुछ कांस्टेंट यहाँ पर आया, तो ये क्या है, ये भी n और m के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और क्लियरली मेंशन कर देता हूँ। हाँ जी, तो इस तरीके का आपके पास सोल्यूशन है।
नाउ जब हम सम ऑफ सॉल्यूशन कर रहे हैं तो ये हमारे पास है, और इसको जब मैं उसी टर्म में लिख रहा हूं तो समेशन एन एम 1 टू इन्फिनिटी ये आपके पास है। एंड इसको अगर मैं लिखूं तो दिस इज जो कांस्टेंट है एन एम, अब यहाँ पर है एक्स डैश को अगर मैं लिख रहा हूँ अभी ई रेज टू द पावर माइनस, ठीक है। अब आपके पास है यहाँ पर के स्क्वायर और एल स्क्वायर, और के की वैल्यू आपको पता है एन पाई बाय ए, ठीक है। तो एन पाई बाय ए स्क्वायर प्लस एम पाई बाय बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये है आपके पास पहली टर्म जो कि इंटू एक्स, इसको एक्स को मैं पहले लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, स्क्वायर रूट में नहीं है ये। तो ये आपके पास टर्म बनी। दूसरी आपके पास है टर्म साइन एन पाई वाई बाय ए, ठीक है। और नेक्स्ट है साइन एम पाई जेड बाय बी। तो ये गाइज आपके पास टोटल सॉल्यूशन एक हिसाब से बन रहा है। नाउ ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आप क्या करते हो कि अब आपको ये कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि मान लो समथिंग एट पोटेंशियल एट x इक्वल टू 0 और y z कुछ है, तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये टर्म खत्म हो जाएगी। आपके पास ये सोल्यूशन क्या बनेगा, एन एम 1 टू इन्फिनिटी एफ एन एम साइन एन पाई वाई बाय ए एंड साइन एम पाई जेड बाय बी, ये आपके पास है ना। ये क्या है, ये एक तरह का फोरियर साइन सीरीज, लेकिन 2 डायमेंशन के अंदर 2 वेरिएबल्स के साथ। तो फोरियर साइन सीरीज की तरह ये बन रहा है। अगर ये फोरियर साइन सीरीज है तो भाई इसका सोल्यूशन भी वैसा ही होगा। तो इनका कोफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं, अब इसका कोफिशिएंट एक चल रहा है इसके रिस्पेक्ट में, एक चल रहा है इसके रिस्पेक्ट में। इसकी पेरियोडिसिटी क्या है, इसकी पेरियोडिसिटी है ए, और z में पेरियोडिसिटी क्या है, ये है b। तो आपके पास अगर आपको यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, ये जो फंक्शन गिवन है, और ये आपके पास एफ एन एम क्या होगा ये मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, कोफिशिएंट। तो फोरियर वाली वही नॉलेज, एक है 0 टू a, एक है 0 टू b, 2 बाई ए 2 बाई बी, ठीक है, ये हम करते हैं। अब ये जो आपके पास फंक्शन है 0 y z, अब इसको हम v नोट मान रहे हैं, कोई कांस्टेंट मान रहे हैं, वो अभी बात की बात है, ठीक है। लेकिन अभी इसको ऐसे हमने रखा है, ठीक है। ये dy dz। नाउ तो ये क्या है, ये आपके पास इस कोफिशिएंट की वैल्यू इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले को निकाल के यहाँ पर पुट करोगे तो ये आपके पास पोटेंशियल कैसे बिहेव करेगा, कैसे चलेगा, ये आपको पता चल जाएगा। नाउ ये जो पोटेंशियल है ये अगर एक कांस्टेंट फंक्शन है जिसमें y और z का लेना देना नहीं है, ठीक है। सो इन दैट केस अगर मैं इसको कंसीडर करता हूं कि v नॉट है समथिंग, कोई कांस्टेंट वैल्यू, सो इन दैट केस ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हम करते हैं कि एन एम 4 बाई ए बी, वी नॉट आ गया बाहर, फिर आपके पास आया 0 टू ए। अब क्योंकि जो y का फंक्शन है और z का फंक्शन है, दे आर लाइक इंडिविजुअल फंक्शंस, ठीक है। तो y के अंदर z का कुछ नहीं है, z के अंदर y का कुछ नहीं है, तो उनको आप अलग अलग सॉल्व कर सकते हो। तो 0 टू a साइन n पाई y बाई ए डी वाई इंटू 0 टू b साइन
m पाई z बाय b dz। तो ये अभी हमें सॉल्व करना है। नाउ अगर हम इसको पर्टिकुलरली सॉल्व करें, ठीक है, तो दैट इज क्वाइट इजी और इसका आंसर हमारे पास तो ये हमारे पास आता है a बाय n पाई। तो सिंपल इंटीग्रेशन हम इसको करते हैं 0 टू a रेंज के लिए। तो ये आपके पास आता है a बाय n पाई 1 माइनस 1 की पावर n। ठीक है, फाइन। और सिमिलरली यहां क्या आएगा, ये आता है b बाय n पाई और 1 माइनस 1 रेज टू द पावर n। ये आपके पास इसके सॉल्यूशन बनते हैं। अब अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ तभी आंसर देंगे, पावर m। तो ये सिर्फ तभी आंसर देंगे जब n की वैल्यू या m की वैल्यू ओड होगी। तो जब n की वैल्यू इवन है तो 1 माइनस 1 0, m की वैल्यू इवन है 1 माइनस 1 0। जब ओड है तो यहां वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये आपके पास क्या बनेगा, नेट अगर हम देखें तो ये आपके पास बन जाएगा 4 बाय ए बी, ठीक है, v नॉट। और ये आपके पास जो मल्टीप्लाई करके आपके पास आता है इन दोनों का, तो एक है ऊपर ए बी, नीचे है नीचे है, एक सेकेंड, ये आपके पास यहाँ पर भी m आएगा ना, हाँ। तो 4 वी नॉट बाय ए बी और ये ऊपर a और b मल्टीप्लाई हो गया, नीचे आएगा n m इंटू n इंटू पाई स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1 की पावर, सॉरी इसको हम इसको हम अलग अलग ही वैल्यू रखते हैं और इसको हम, ये हमारे पास लिखने में आ जाएगा 1 माइनस 1 की पावर n इंटू 1 माइनस 1 की पावर m, लाइक दिस। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट में आ गया है दोनों। नाउ अब n और m जब ओड होंगे, n जब ओड होगा तो यहां पर वैल्यू देगा आपका 2 और m जब ओड होगा तब यहां आपका वैल्यू देगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 4 16, ए बी से ये ए बी हम कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 16 वी नॉट बाय एम एन पाई स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू कब आ रही है, ये आपके पास आ रही है ये वैल्यू आपकी तब आ रही है when n and m are odd, ठीक है। इवन के लिए ये आपकी वैल्यू नहीं आती, यस। तो ओड के लिए तो आपके पास जो कोई भी ये जो वेव फंक्शन है, जो सॉरी आपके पास पोटेंशियल का फंक्शन है, ये आपके पास क्या बनेगा। सबसे पहले ये जो आपके पास कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू रखते हैं। तो अब ये जो है आपके पास ये दिस वन, तो इसमें अगर मैं ये एफ एन एम इसकी जो वैल्यू हमने निकाली है ये मैं पुट करता हूँ, तो ये पोटेंशियल मेरे पास क्या आ जाता है एट एक्स वाई जेड। ये पोटेंशियल सॉरी इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, बाकी सब वैल्यूज हम देखेंगे। तो एफ एक्स वाई जेड ये क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 16 वी नॉट बाय पाई स्क्वायर, ये तो जी आ जाएगा बाहर। उसके बाद समेशन एन एम, ठीक है, ये आपने कह दिया कि ये दोनों है ओड,
ये दोनों है आपके पास, n और m है ओड। सो जब ये ओड है और तो ये 1/nm ये आपके पास मल्टीप्लाई में होगा, e रेज टू द पावर माइनस, तो ये आपके पास है n π/a का स्क्वायर प्लस m π/b का स्क्वायर रूट इंटू x, ये आपके पास एक फैक्टर है, इंटू साइन n π/a एक फैक्टर है, ठीक है, n π/y/a और इंटू साइन m π/z/b एक फैक्टर है। सो गाइस, आपका जो पोटेंशियल है वो किसी वैल्यू x पे क्या होगा, किसी वैल्यू y पे क्या होगा, किसी वैल्यू z पे क्या होगा, तो उसको हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है, ठीक है, कि अगर आपके पास लैप्लस इक्वेशन है तो आप उसको किस तरीके से फाइंड आउट कर पाओगे। दिस इज द वे, आप उसे ऐसे कर सकते हो। अब बाकी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन आपकी मर्जी है, पाई स्क्वायर बाहर लेना चाहो, ठीक है, स्क्वायर रूट से तो पाई की तरह कॉमन आ जाएगा, तो ये सब काम किए जा सकते हैं, वो दैट डजंट मैटर। नाउ एक बार एक रिव्यू लेते हैं कि हमने आज क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने इक्वेशन देखी, लैप्लस इक्वेशन कैसी होती है। लैप्लस इक्वेशन को हमने यहाँ पर लिखा। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करने के लिए वही जो हम पिछले 2 लेक्चर में यूज़ करते आए टेक्निक, वो हमने यूज़ की। तो वो हमने उसके 3 पार्ट किए। 3 पार्ट को उसी तरीके से v की जगह पे हमने पुट कर दिया। फिर फंक्शन ऑफ x, y, z को अलग अलग करने के लिए x, y, z से डिवाइड किया, तो फंक्शन ऑफ x, y और z ये आपके पास आ गए। देन हम इसका सोल्यूशन करते हैं। अब इनको तीनों को एक एक कांस्टेंट कंसीडर कर लिए, इन तीनों का सम 0 है, c1 इक्वल टू माइनस c2 c3 है। अब ये ऐसा क्यों लिया, इसका रीज़न मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि इनके वेव टाइप सोल्यूशन आएंगे तो इसके लिए ऐसे कोफिशिएंट से ही वेव टाइप सोल्यूशन आता है, और उसके अलावा जो बचेगा वो उसका सोल्यूशन x के लिए चल सकता है। तो फिर हम तीनों को सॉल्व करते हैं, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारा फाइनल सोल्यूशन मानते हैं ये। और इसके साथ हमें ये कंडीशन पता है कि पोटेंशियल 0 है इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है। तो अदर केसेस भी क्रिएट किए जा सकते हैं, बट दैट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स, और वो हम नहीं सोचते कि वो नेट के लिए दिया जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो और स्टिल मतलब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल इन्फिनिटी होना, दैट इज ऑल्सो नॉट अ, ठीक है, मतलब वैलिड थिंग कि जो एग्जिस्ट कर सकती है किसी भी सिस्टम में। नाउ तो ये इसलिए ये टर्म जो इन्फिनिटी कोज कर रही है ये खत्म होनी चाहिए, इसके लिए ये a0 हो गया, ये कांस्टेंट अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, तो हमने उसको लिखना बंद कर दिया। नाउ दिस बिकम्स दिस, x डैश आ गया। अब बस हमारे पास कुछ बाउंड्री कंडीशंस हैं, वो बाउंड्री कंडीशंस हम अप्लाई करते गए, उसके हिसाब से हमारे पास सबसे पहले ये जो k की वैल्यू आ गई, फिर हमारे पास l की वैल्यू आ गई, k और l की वैल्यू पुट करके हमारे पास इस तरीके का एक सोल्यूशन बना, ठीक है, जिसमें n की और m की कोई स्पेसिफिक वैल्यूज है, लेकिन टोटल सोल्यूशन क्या होगा, टोटल सोल्यूशन विल बी सम ऑफ सॉल्यूशंस विल बी टोटल सोल्यूशन। तो टोटल सोल्यूशन आपका ये बन रहा है। अब इसमें भी x इक्वल टू 0 पे आप देखोगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, इतनी टर्म बन गई। ये क्या है, ये 2 वेरिएबल में आपका एक तरह से फोरियर सीरीज है। तो ये जो फोरियर आपके पास है, ठीक है, इसमें जो फोरियर कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो 2D के अंदर या 2 वेरिएबल के अंदर बिल्कुल उसी तरीके से वर्क कर रहा है जैसे वो 1D के अंदर वर्क करता है, जो कि हम करते आए हैं। नाउ तो ये हमने v नॉट इसको एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी, और फिर हमने इसको फर्दर सॉल्व किया। तो ये नॉर्मल इंटीग्रेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो तब हमारे पास इस तरीके का सोल्यूशन बनता है। एंड देन ये आपके पास वो सोल्यूशन पुट करने के बाद इस कोफिशिएंट्स को, ये आपके पास फाइनल सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि देखो, एक है y के अंदर एक काइंड की वेव है, z के अंदर क्या एक तरह की वेव है, और x में जैसे आप बढ़ते जाओगे माइनस सम नंबर, ठीक है, तो माइनस मतलब वो एम्पलीट्यूड उनका पोटेंशियल का गिरता जाएगा आगे x में बढ़ते बढ़ते,
ठीक है, और उन सब के साथ ये कुछ कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में। तो इन दिस वे ये जो पिक्चर है आपका वेव गाइड को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो वेव गाइड में जैसे जैसे आप एक्स में आगे जा रहे हैं पोटेंशियल आपका एक्सपोनेंशियली डाउन जा रहा है, उसका एम्पलीट्यूड। शुरुआत में कोई भी आपके पास क्या कहते हैं वाई में और जेड में कोई वेव टाइप, ठीक है, साइन टाइप बिहेवियर हो सकता है। तो इन दिस वे हम देखते हैं कि इन दिस वे हम देखते हैं कि लैप्लास इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा बोरिंग मेथड है, बट आपके सिलेबस में है तो करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, देयर इज नो अदर स्कोप, बट ये है कि मुश्किल नहीं है, तो आप उसको थोड़ा सा अगर कॉपी पेन पे करो तो बहुत इजीली उसको कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड पे कुछ कलर कंट्रास्ट रखते हुए वो चीज़ कई बार, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेने लग जाती है, बट इट्स ओके। अगर उसको कॉपी पे कंसंट्रेशन से एकाग्रचित्त होकर उसी पे अगर सिर्फ ध्यान लगा के किया जाए तो ज़्यादा टाइम ये नहीं लेगा और ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, जो फर्स्ट सॉल्यूशन है उसको सीधा आप याद कर लो। ठीक है, जो फर्स्ट सॉल्यूशन है उसको सीधा याद कर लो कि ये तो भाई ऐसा आता है। जब आपको वो फर्स्ट सॉल्यूशन याद हो जाएगा उसके बाद बाउंड्री कंडीशंस की बात आएगी, और अगर बाउंड्री कंडीशंस भी आपको याद हैं या बाउंड्री कंडीशंस भी पेपर में किसी क्वेश्चन में सेम आ जाती है, फिर कहानी सिर्फ बच जाएगी कि जी एट एक्स इक्वल टू 0 पोटेंशियल कैसा है। वो कोई वो स्पेसिफिक नेचर दे सकता है, अगर वो स्पेसिफिक नेचर दे भी दे तो बस आपके लिए टास्क रह जाता है लास्ट इंटीग्रेशन का। उससे पहले तक की सारी चीज़ें आप एज इट इज़ याद कर लो कि भैया ये तो ऐसा आएगा। ठीक है, सो इन दिस वे ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो 3 इक्वेशंस खास हैं जो कि आपके नेट के एडवांस पोर्शन में है वो हमने कवर की है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम और कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आएंगे और वो हम कवर करेंगे, जैसे कि एडवांस के ही टॉपिक्स, ग्रीन्स फंक्शन या ये क्या कहते हैं न्यूमेरिकल टेक्निक्स। ठीक है, इसको हम कवर करेंगे एंड देन वी विल मूव टू सम गुड टॉपिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। So I hope you like this, and don't forget to like, share and subscribe to the channel. Stay connected. Till then, bye bye, take care and have a good day.